एग्रीगेट सबसे पहले इसका मीनिंग है कि मीनिंग क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। मतलब एक समय में जो भी हमारी इकोनॉमी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए सोचती है, खरीदने के लिए सोचती है उसको, और एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी खरीदा जाता है, ये जो भी डिमांड क्रिएट होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट, इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? चार कंपोनेंट्स होते हैं इसके। पहला कंपोनेंट प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी। ठीक है, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड। तो इसको कौन करता है? हाउस होल्ड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड खर्च करते हैं अपनी बेसिक्स जो खर्चे होते हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे रोज के जो खर्चे होते हैं उनके लिए। इन्वेस्टमेंट है उसके बाद। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। जो प्राइवेट फर्म होती हैं और जो मशीनों वगैरह पे खर्च करती हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो डिफेंस पे खर्चा करती है गवर्नमेंट, जो कैपिटल गुड्स पे करती है टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो डिफेंस में खर्चा हो गया, हेल्थ सेक्टर में खर्चा हो गया, जो कि गवर्नमेंट करती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दें तो वो होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। तो मैंने अभी तक आपको चार कंपोनेंट्स पढ़ाए। ठीक है, चार कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? पहला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा था इन्वेस्टमेंट, तीसरा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो क्या क्या था? कंजम्पशन था पहले। ठीक है, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनमें से अगर मैं ये दो हटा दूं, गवर्नमेंट वाला और ये, तो ये बन जाता है हमारा टू सेक्टर मॉडल। क्या बन जाता है? टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड हैज अ फोर कंपोनेंट्स। Aggregate demand has a four components. We will assume that AD is a function of only consumption expenditure and investment expenditure. तो इस वजह से अब मैं इसको कह रहा हूँ AD is equals to C plus I। इतनी बात किसी को समझ आई नहीं आई? टू सेक्टर मॉडल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कलश और हर्ष, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ रहा है? किसी को अगर नहीं आ रहा है तो बोल दो, फिर मैं जब पूछूंगा तो ये मत कहना कि समझ नहीं आया। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? कल भी मैंने ये बताया था, मैं दो बार ही ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, जितनी बार करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। अगर मेन मेन चीज़ें भी पढ़ लो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में क्या है? अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो उस टाइम पे हमारी कंजम्पशन 40 है। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं इसको। मतलब ज़ीरो लेवल पे भी जो भी हमारा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं होती फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 40 + 20 60 हो गई एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि मैंने क्या बोला? एग्रीगेट डिमांड जो टू सेक्टर मॉडल है उसमें सी प्लस आई है। तो आप देखो, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, तो 40 + 20 60, 120 + 20 140, 200 + 20 220, इस तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और भी क्लियर कर देता हूँ कि
यहाँ पे जस्ट इनकम को जो शो किया गया है वो इसी के लिए शो किया है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये अभी आगे हम और भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जस्ट ये आपको समझना था इस वाले शेड्यूल में कि इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है और एडी जो है वो सी प्लस आई के बराबर होता है 40 + 20 = 60। इस तरीके, बस ये आपको इसमें समझना था। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इन टू सेक्टर मॉडल, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल एक्सप्लेन करो, तो ये टेबल आपको बतानी पड़ेगी और दूसरा आपको ये फिगर बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब इस फिगर में क्या है, इस फिगर में देखो इस साइड पे इनकम ले ली, ठीक है, और दूसरी साइड पर एग्रीगेट डिमांड को ले लिया। एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, आय देखो टेबल में क्या नज़र आ रहा है, कांस्टेंट है। आय जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेबल में अगर आप देखो तो आय 20 20 20 20 नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आय आप देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये कांस्टेंट है। आय, इनकम चाहे कुछ भी हो, आय हमारा कांस्टेंट है। और अगर आप पिछली फिगर देखो तो उसमें टेबल अगर देखो आप तो उसमें कंजम्पशन हमारी 40 120 और ये बढ़ती जा रही है इनकम के साथ साथ। ज़ीरो इनकम तो 40 100 120 200 200। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो कंजम्पशन इनकम जब ज़ीरो है, इनकम जब ज़ीरो है तो कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इस तरीके से। समझ में आ रही बात, और ये ऊपर की तरफ जा रही है। इनकम हमारी यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कंजम्पशन हमारी ऊपर जा रही है। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट 20 पे ही रुकी हुई है। और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो एक और फिगर बन जाती है, एक और लाइन खिंच जाएगी एग्रीगेट डिमांड की। ऑब्वियसली इन दोनों का अगर टोटल है तो वो ऊपर ही आएगा एग्रीगेट डिमांड, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ आ रहा है सी प्लस आई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इस टेबल में अगर आपको कोई दिक्कत है या फिगर में, मैंने कल भी ये बताई थी लेकिन आज मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने क्लास अटैम्प्ट नहीं की थी, ठीक है, या जिनकी क्लास नहीं हो पाई। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। यानी कि इस फिगर में ये आई कांस्टेंट था और सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि देख लो ज़ीरो इनकम पे कंजम्पशन 40 है, इसलिए सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और सी प्लस आई को जोड़ दिया तो एग्रीगेट डिमांड की फिगर उससे ऊपर स्टार्ट हो रही है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है किसी को प्रॉब्लम, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ये एक एजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। ये एक एज्यूम की हुई बात है कि एग्रीगेट डिमांड अगर आपको टू सेक्टर में एनालाइज करना है तो उसमें ही आपको एज्यूम करना है कि इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट रहेगी और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी और इन दोनों को जोड़कर एक लाइन और खिंच जाएगी जो कि एग्रीगेट डिमांड की होगी। ठीक है, और कुछ। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई के बराबर होती है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। आपका जो कंजम्पशन है वो पॉजिटिव रहेगा, जो कि आपने फिगर में भी देखा है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तीसरी बात आपकी ये है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव है। उसके बाद स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व जो कि कांस्टेंट है, और स्लोप ऑफ एडी कर्व आपने देख ही लिया था, वो ऊपर की ओर जा रहा था ऐसे। ठीक है, तो एडी कर्व अपवर्ड साइड जाता है यानी पॉजिटिव है। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई पे आ जाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई किसको बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई refers to money value of all final goods and services that all the producer are willing to supply in an economy। यानी कि जो भी एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है, ऑफर कर रहा है, कल भी मैंने ये बात बताई थी, अगर वो ऑफर कर रहा है मार्केट में अपने प्रोड्यूस को, जो भी उसने उसके पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो ऑफर किया जाता है मार्केट के अंदर, ये नहीं कि उसको स्टॉक में रख रखा है वो भी सप्लाई हो गया, नो। सप्लाई तब होगा जब उसको ऑफर किया गया मार्केट के अंदर। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग, और उसकी इच्छा है, उसको सप्लाई किया उसने मार्केट के अंदर एक पीरियड में, एक गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई की एक टर्मिनोलॉजी समझ लो,
यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आई तो वो आगे न्यूमेरिकल्स में भी रिपीट होगा। लेकिन आपको इतना समझना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर मानी जाती है। और एग्रीगेट डिमांड अभी हमने पढ़ा सी प्लस आई के बराबर, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होती है। ये बात आपको माननी है, जस्ट एक एजम्पशन है। और ये जो कंजम्पशन प्लस सेविंग है वो इनकम के बराबर होता है। क्या होता है? इनकम के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली ये जो कंजम्पशन प्लस सेविंग एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और कंजम्पशन एंड सप्लाई सॉरी कंजम्पशन एंड सेविंग्स जो है वो इनकम के बराबर होती है। तो अल्टीमेटली इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं भी आई तो आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अभी आपको एज्यूम करना है कि इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, जो कि स्लाइड में लिखा भी है, एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो ये वही है। एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। मैंने अभी बताया इनकम जो है कंजम्पशन एंड सेविंग के बराबर होती है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को भी माना जाता है कि वो कंजम्पशन एंड सेविंग के बराबर होती है, ठीक है। अब इसकी हम फिगर देखते हैं। देखो ये इनकम है, ज़ीरो, ज़ीरो से 100 हुई, 100 से 200, 300, 400, 500। और ये आपकी कंजम्पशन है, ज़ीरो पे 40, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, और कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, ये सेविंग है। अब आप खुद देखो, इनकम में से अगर आपने 40, ज़ीरो में से अगर 40 कंज्यूम कर लिया तो -40 बचेगा, सेविंग कुछ भी नहीं, नेगेटिव है। फिर इसी तरीके से 120 कंजम्पशन है, 100 में से 120 आपने कंज्यूम कर लिया, -20 सेविंग आएगी। 200 में से 200 आपने कंज्यूम कर लिया, जीरो सेविंग, ठीक है। 280 में से 20 आपने कंज्यूम कर लिया, 20 आपने सॉरी 300 में से 280 आपने कंज्यूम कर लिया, 20 सेविंग। 400 में से 360 आपने कंज्यूम कर लिया, 40 सेविंग। तो इस तरीके से आपका ये कंजम्पशन एंड सेविंग चल रहा है। और जैसे इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर हो रही है, यानी जीरो, ये देखो 40 माइनस 40 जीरो, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस जीरो 200, 280 माइनस 20, 280 प्लस 20 300। इसी तरीके से आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी चल रही है। देखो इनकम जैसे जैसे हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400, उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 हो रही है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। और यही चीज़ आपको जो है शो करनी है फिगर में। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल का अगर क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का, तो ये जो टेबल है आपको ये बनानी पड़ेगी, और दूसरा ये फिगर। अब इसमें क्या है, इसमें देखो फिगर में एक्स एक्सिस पे आपको इनकम दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। अब टेबल में अगर मैं जाऊं तो टेबल में देखो 0 इनकम 0 सप्लाई, 100 इनकम 100 सप्लाई, तो 0 पे ये पॉइंट यहाँ बन गया, और यहाँ बन गया 100 कंजम्पशन 100 इनकम, ठीक है। 200 कंजम्पशन 200 इनकम, 300 कंजम्पशन 300 इनकम। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट बन जाएगा। इसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। या ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? किसी को अगर कोई डाउट है किसी को डाउट बोल दो अगर है तो। तो प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप होती है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। तो जितना आप कंज्यूम, इनकम है आपकी, और उसका जितना प्रोपोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 0 इनकम पे 40 कंजम्पशन, 100 इनकम पे 120 कंजम्पशन, ठीक है। तो इसका जितना भी परसेंटेज आप कंज्यूम करते हो उस चीज़ को बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक फिगर आ सकती है पेपर में। तो इसमें देखो, ये अभी आपने देखा इनकम स्ट्रेट जाती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनकम यहाँ कंजम्पशन यहाँ। और अभी हमने इनकम पीछे पढ़ा था तो वो स्ट्रेट जा रहा था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, और कंजम्पशन की थोड़ा ऊपर से है। क्यों ऊपर से है? क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पर 40 थी कंजम्पशन, तो इस वजह से वो थोड़ा ऊपर से बन रही है।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो इनकम ग्रेटर देन है कंजम्पशन, और इनकम अगर ग्रेटर देन कंजम्पशन है तो वो क्या होता है, सेविंग होती है। वो क्या होती है, सेविंग होती है। और इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो इनकम बराबर कंजम्पशन है, ये कट कर रहा है इसको, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम हो जाए, अगर कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम हो जाए, खर्चे ज़्यादा इनकम कम, तो इस पॉइंट को बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, डिस सेविंग। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देख लो। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंजम्पशन कर्व का वो वही है, मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव, इनकम अगर लेस देन कंजम्पशन होगी तो डिस सेविंग हो रहा होगा, यानी सेविंग नहीं हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, इनकम बराबर कंजम्पशन होने पर। इनकम अगर मोर देन कंजम्पशन हो जाए तो सेविंग होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ हो बोलो। ठीक है, तो इसके आगे का अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है।